नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज देखेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, अंतर हेलोजन यौगिक। जब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित होने वाले यौगिक अंतर हेलोजन यौगिक कहलाते हैं। जब एक हेलोजन यानी X कह सकते हो, दूसरे हेलोजन उसको कह दो X डैश के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित होने वाले यौगिक अंतर हेलोजन, दो हेलोजनों के मध्य अंतर हेलोजन यौगिक कहलाते हैं। अब अंतर हेलोजन यौगिक जो हैं एक्स एक्स डैश एक्स, एक्स 3 डैश एक्स, एक्स 5 डैश एक्स, एक्स 7 डैश, 4 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के? ये एक्स एक्स डैश एक्स, एक्स 3 डैश एक्स, एक्स 5 डैश और एक्स, एक्स 7 डैश प्रकार के होते हैं। अब यहां x कौन है? x है यहां बड़ा हेलोजन और x डैश जो है वो छोटा हेलोजन। x बड़ा हेलोजन और x डैश छोटा हेलोजन। अब x और x डैश के मध्य त्रिज्याओं का अनुपात जैसे जैसे बढ़ेगा अणु में परमाणुओं की संख्या बढ़ती है। x और x डैश के, x व x डैश के मध्य त्रिज्याओं का अनुपात बढ़ने के साथ अणु में परमाणुओं की संख्या बढ़ती है। क्या होती है? परमाणुओं की संख्या बढ़ती है। x और x डैश के मध्य जो त्रिज्या का रेशियो है वो जैसे जैसे इंक्रीज होगा, जैसे आयोडीन और फ्लोरीन, इनके मध्य आयोडीन सबसे बड़े आकार का है, फ्लोरीन सबसे छोटे आकार का हेलोजन है, तो इन दोनों के मध्य त्रिज्याओं का अंतर सबसे ज़्यादा होगा, यह त्रिज्याओं का अनुपात सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा अनुपात होगा या त्रिज्याओं का अंतर सबसे ज़्यादा होगा तो उस अणु में इन दोनों का जो अणु बनेगा उसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। IF7 के अंदर परमाणु कितने होते हैं? 8 होते हैं, क्योंकि बड़े आकार का आयोडीन होगा, उसके चारों ओर छोटे आकार के परमाणु जो हैं बहुत सारे एडजस्ट हो सकते हैं। तो एक्स एक्स डैश में ये तो हो गया बड़ा और ये हो जाएगा छोटा, यानी ये तो आपका फ्लोरीन एक्स डैश हो गया और यहाँ आयोडीन हो गया आपका एक्स, जिनकी अपन बात कर रहे हैं। एक्स एक्स डैश में आयोडीन बड़े आकार का है वो एक्स है और छोटे आकार का फ्लोरीन है एक्स डैश। इनके मध्य त्रिज्याओं का अंतर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उस अणु के अंदर परमाणुओं की संख्या होगी। अब इनको बनाते कैसे हैं? तो विर्चन की विधियां बहुत सिंपल हैं, विशेष विधियों में कुछ नहीं है। विर्चन की विधियां, और विर्चन की विधियां जो है वो इनको अलग अलग परिस्थितियों में मिला करके इनको आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे Cl2 + F2 ClF, Br2 + F2 BrF3, I2 + Cl2 ICl3, I2 + F2
IF7, इनके लिए परिस्थितियां जो है वो अलग अलग होती है। इसलिए अपन ये बनते कैसे हैं और कंडीशंस क्या होती हैं कोई विशेष इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे अपन। जैसे यहाँ IF5 है या IF7 है मान लीजिए, तो फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा मात्रा में आवश्यक है, यहाँ समान अनुपात के अंदर ये काम में आ रहे हैं। इस तरीके से अपन कह सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग क्या होते हैं, अंतर हैलोजन यौगिकों का निर्माण हो जाता है। अब अंतर हैलोजन यौगिक जो है वो हैलोजनों से ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। यदि गुणधर्मों की बात करें तो अंतर हैलोजन यानी XX डेस हैलोजनों से, हैलोजन कौन हो जाएगा, XX यानी दोनों परमाणु समान से अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बंध वियोजन एंथैल्पी के मान कम होते हैं। क्योंकि असमान साइज के परमाणु होंगे, जैसे एक आयोडीन है और एक क्लोरीन है, तो असमान आकार के परमाणु जब होंगे तो इनके बीच में जो अतिव्यापन होगा वो प्रभावी नहीं होगा, कमजोर अतिव्यापन होगा। और जब अतिव्यापन कमजोर होगा तो दुर्बल बंध बनेंगे और दुर्बल बंध आसानी से टूट जाते हैं। तो अंतर हैलोजन यौगिक XX डेस हैलोजनों से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बंध वियोजन एंथैल्पी कम होती है। हैलोजनों की तुलना में अंतर हैलोजन यौगिकों की बंध वियोजन एंथैल्पी कम होती है। जैसे ICl है वो अधिक क्रियाशील है इसकी तुलना में, I2 की तुलना में, क्योंकि यहाँ दोनों परमाणु समान है, ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग परमाणुओं में कक्षकों का आकार अलग अलग होगा और कक्षकों का आकार अलग अलग होगा तो दुर्बल बंध बनेगा। अतिव्यापन से दुर्बल बंध आसानी से टूट जाते हैं और जब दुर्बल बंध आसानी से टूट जाते हैं तो बंध वियोजन एंथैल्पी क्या होगी, बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम होगी। ये तो बात हुई एक गुणधर्म की। आगे बढ़ते हैं अपन। अंतर हैलोजन यौगिक एक ClF को छोड़ करके या तो द्रव या फिर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। XX डेस से लिख रहा हूं मैं, यौगिक यानी अंतर हैलोजन यौगिक ClF के अतिरिक्त द्रव या ठोस रूप में पाए जाते हैं। द्रव या ठोस रूप में पाए जाते हैं। प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं और सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। क्योंकि इनकी विद्युत ऋणताओं में वैसे ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए सहसंयोजी नेचर के होते हैं और प्रतिचुंबकीय होते हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जल अपघटन करने पर बड़ा हैलोजन कौन है, X, बड़ा हैलोजन X हैलाइड आयन यानी X माइनस और छोटा हैलोजन यानी X डेस हाइपोहेलाइट जब क्या हो, XX डेस हो। हेलाइट जब क्या हो, XX3 डेस हो। हेलेट जब XX5 डेस और पर हेलेट जब क्या हो,
XX 7 डेज हो, निर्मित करते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जब जल अपघटन होता है तो XX, ये रहा XX डेज, जल अपघटन कराओ। X है बड़ा हेलोजन, X डेज है छोटा। बड़ा क्या बनाता है? हेलाइड आयन, ये हेलाइड आयन माइनस, तो इसके साथ इसमें से कौन जुड़ जाएगा? H प्लस, तो ये HX बन जाएगा। प्लस पीछे क्या बचा? HO और X डेज, HO X डेज। तो बड़ा हेलोजन तो बनाता है हेलाइड आयन, और छोटा हेलोजन जो बनाता है वो क्या करता है? हाइपोहेलाइट। ये क्या है? हाइपोहेलाइट है, हाइपोहेलस एसिड है ये, हाइपोहेलस। जब X 3 डेज होगा और इसका जल अपघटन अपन करवाएंगे तो बड़े आकार का हेलोजन तो बना लेगा क्या? यही HX। छोटे आकार का हेलोजन जो है वो बनाएगा क्या? ये हाइपोहेलाइट, ये हेलाइट, यानी ये हेलाइट आयन है, H प्लस हटा दोगे तो। फिर X 5 डेज होगा और जल अपघटन करवा देंगे तो बड़ा तो X यानी हेलाइड आयन बना लेगा, छोटा जो है वो क्या बनाएगा? हाइपोहेलाइट, हेलाइट, हेलेट, HOXO2 और ये डेज, ये हेलेट। और XX 7 डेज होगा, जल अपघटन कराओगे तो बड़ा हेलोजन तो वही हाइड्रोजन हेलाइड बनाएगा, छोटा जो है HOX-O3 बना लेगा, पर हेलेट। H प्लस निकाल दोगे तो ये पर हेलेट आयन रह जाएगा, ये हाइपोहेलाइट आयन रह जाएगा, हेलाइट, हेलेट, ये और ये पर हेलेट। क्लियर? तो ये तो बात हुई जल अपघटन की। अब इसके बाद इनकी बात आती है आकृतियों की, कि इनकी आकृतियां किस किस प्रकार की होगी। XX 3 डेज किस प्रकार का होगा आकृति में? XX 5 डेज किस प्रकार का होगा आकृति में? XX 7 डेज किस प्रकार का होगा आकृति में? और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो मैं एक एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। XX 3 डेज, XX 5 डेज, XX 7 डेज। इसका ले लेते हैं ClF3 BrF3, BrF5, IF5, और इसका ले लेते हैं IF7। क्योंकि आकृतियां हाइब्रिडाइजेशन से निर्धारित होती है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए इसके संयोजी कोष में, क्लोरीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 एकल बंध बना रखे हैं 10, 2 का भाग दोगे तो 5, और 5 में संकरण होता है sp3d। अब sp3d के लिए तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होती है, ये तो त्रिकोण रहा, ये एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। लेकिन इसमें तो 5 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, बंध बना रखे हैं 3 ही, देखो फ्लोरीन 3 ही है, इसमें भी फ्लोरीन 3 है, तो केंद्र में तो आ जाएगा Br या Cl। अब 3 फ्लोरीन लगाने, जब बॉन्ड पेयर 3 है और टोटल पेयर आ रहे हैं 5, तो 2 क्या है? लोन पेयर। 5 पेयर आ रहे हैं, बंध बना रखे हैं 3, 2 क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर आपको पता है इस स्थिति में लगाते हैं अपन, संकरण पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। क्यों? क्योंकि इसमें ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, तो एक Br ये आ ही गया, F और ये F। अब ये लोन पेयर आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। जब इनके बीच में रिपल्सन होगा तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी क्या होगा? रिपल्सन होगा, और उसके कारण थोड़े से ये बंध जो हैं क्या होंगे? झुक जाएंगे, यानी Br, ये F और ये F, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। तो XX 3 डेज जो होंगे उनमें संकरण तो होगा sp3d, और आकृति होगी बंकित टी आकृति, बंकित टी आकृति, या इसको टी आकृति या टी शेप भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं XX 5 डेज पर। संकरण निकालने के लिए ब्रोमीन के संयोजी कोष में, हेलोजन में सब में 7 होते हैं,
5 एकल बंध बने हुए, 7 और 5 12, 12 में 2 का भाग दोगे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, और 6 जब आ रहे हैं तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp3d2 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपको पता है आकृति क्या होती है, अष्टफल की। कैसे? 1 2 3 4, 4 तो वर्ग के चारों कोनों में, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। अब यहाँ तो बॉन्ड तो 5 ही है, इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं 6, बंध बना रखे हैं 5, इसका मतलब एक लोन पेयर है। तो सेंटर में रख दो Br को या I को, है ना, सेंट्रल एटम यहाँ आ जाएगा। फिर फ्लोरीन 1 2 3 4 और ये 5, अब एक लोन पेयर बच गया, उस लोन पेयर को यहाँ लगा दो, लगा दिया। अब देखो इस कॉर्नर को ऊपर से जोड़ दो, इस कॉर्नर को ऊपर से जोड़ दो, इस कॉर्नर को ऊपर से जोड़ दो और इसको ऊपर से जोड़ दो। देखो एक वर्ग था, वर्ग के ऊपर झोंपड़ी बन गई, यानी वर्ग पिरामिडी स्ट्रक्चर होगी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सब। यानी XX3 डेज की आकृति होगी कैसी? बंकित टी शेप संकरण sp3d। XX5 डेज संकरण sp3d2 आकृति वर्ग पिरामिडी। इसमें लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 3। कितने लोन पेयर? लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 3। इसमें कितने? लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 5। ये रहे 6 हो गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। लास्ट है IF7, 7 + 7, 7 इसके बाह्यतम कोष में होते हैं, 7 एकल बंध 14/2 7, और 7 में संकरण होता है sp3d3, और sp3d3 की आकृति होती है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। कैसी? पंचकोणीय द्विपिरामिडी। अब देखो बंध इलेक्ट्रॉन पेयर भी 7 आ रहे हैं, बंध भी 7, मतलब लोन पेयर 0 है। अब लोन पेयर 0 है तो 5 कोण बना लो, पंचकोण, ये पंचकोण हो गया। द्विपिरामिड, ये 1 ये 2, यहां तो आ जाएगा आपका सेंट्रल एटम। ये लो पंचकोण तो हो गया, एक बॉन्ड ऊपर से और एक बॉन्ड नीचे से, यानी ये पंचकोण हो गया, ऊपर एक एक नीचे। ये F F F F F I F और F। अब देखो इस बॉन्ड को इस पांचों कोनों से मिला दो, 1 2 3 4 और ये 5 नीचे और ऐसे ही ऊपर। तो ऐसे ही पंचकोण क्या बन जाएगा? एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, पंचकोण द्विपिरामिडीय। तो ये बात हुई किसकी? अंतर हैलोजन यौगिकों की स्ट्रक्चर्स की। क्लियर? अंतर हैलोजन यौगिकों की स्ट्रक्चर। अब ये इनके उपयोग क्या काम में आते हैं अंतर हैलोजन यौगिक? तो ये एजलीय विलायकों, यानी पानी नहीं है इनमें, लेकिन ये विलाय के रूप में, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में काम में आते हैं, एजलीय विलायकों के रूप में। इसके अलावा देखो ClF3 और Bri3 यूरेनियम संवर्धन में काम में आते हैं, यूरेनियम संवर्धन। यूरेनियम है नाभिकीय संयंत्रों में काम में आने वाला क्या है? पदार्थ है, हेवी न्यूक्लियस है, भारी नाभिक, उसके संवर्धन में काम में लिया जाता है।